तो बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को क्लास 12th में आपसे बच्चों को देखिए पेपर होने वाला है। तो क्लास 12th हिंदी कोर का देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे यहाँ से सवाल। तो आप सही बच्चे इन सवालों को अच्छे से नोट डाउन करते रहिए और अपने अच्छे एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आप सही बच्चों के लिए जितने भी यूजफुल कंटेंट है आपके एग्जाम के थ्रू, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट है, जितना भी यूजफुल कंटेंट रहेगा सारा का सारा आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। जितना हो सके इसलिए दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला सवाल आपसे परीक्षा में क्या पूछा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन का जो कवि परिचय है वो आप लिखिए। यानी ये सवाल देखिए आपको 2 नंबर के में सवाल में काम आ सकता है। बड़ा सवाल पूछेगा तो भी आप इसको बना के लिख सकते। देखिए क्या है, हालाबाद के प्रवर्तक यानी कि कवि मंच के श्रोताओं के मधुशाला का जो मधुर प्याला पिलाने वाले जो कवि हमारे हरिवंश राय बच्चन का जी का जन्म जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बचपन से ही प्रारंभिक रचनाओं पर फारसी के कवि उमर खयाम के जीवन दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उनकी जो रचना मधुशाला बेसिकली कि काव्य मंचों पर धूम मच गई थी। प्रतिभाशाली कवि होते हुए उनकी कविता आरंभ में इश्क, प्यार, पीड़ा और मैं खाने तक सीमित रही। आगे उसमें क्या होगी, गंभीरता हुई, फिर पौर चिंतन को भी स्थान मिला। रचनाएं कवि हरिवंश राय बच्ची की देखिए बहुत सारी, जैसे मधुशाला, मधुबाला, कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन, यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे आदि है। देखा जाए 4 खंडों में बच्चन जी की आत्मकथा तथा कुछ अनुदित पुस्तकें भी है। सन 2003 में बच्चन जी का क्या हो गया था, देहावसान हो गया था। तो ये अगर आपसे पेपर में अगर इससे पूछा जाए कि हरिवंश राय बच्चन जी के देखिए कोई 2 प्रमुख रचनाएं का नाम बताएं तो आप मधुबाला लिख सकते हैं, मधुशाला लिख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर देखिए लग रहा है आप यहाँ से उठा के लिख सकते हैं। यानी आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो सकता है, यहाँ से सब्जेक्टिव भी तैयार हो सकता है। तो इस प्रकार से ये पेपर में आपका सवाल काम देगा। साथ ही साथ उनके जन्म से जुड़ा सवाल पूछा जाए तो याद रखिए वर्ष 1907 में उनका जन्म हुआ था। देहांत कब हुआ था, तो वर्ष सन 2003 में उनका देहांत हुआ था। ठीक है, अगला पेपर पूछा जा सकता है कि एनी फ्रैंक देखिए कौन थी और उनकी जो डायरी थी इतनी फेमस क्यों थी, क्या कारण था देखिए उनकी डायरी के फेमस होने के कारण। तो देखिए यहाँ पर एनी फ्रैंक क्या थी, हॉलैंड में एक यहूदी परिवार की तरह 13 वर्षीय बालिका थी। जैसे देखिए आपको मालूम होगा कि पूरे देश में जो जीयूस यानी इसे हिंदी में यहूदी कहा जाता है, यहूदी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों किसी भी देश की, आपको मालूम होगा कि भले अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है लेकिन उसे चला रहे हैं यहूदी लोग। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि यहूदी को जो दिमाग होता है वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर जितने भी लोग उठाइएगा जो संसार में सबसे ज्यादा जिनका दिमाग है, चाहे आप एलन मस्क उठा लेते हैं, वो खुद भी एक यहूदी है। ठीक है, तो उनकी तरह देखा जाए तो ब्रेन पावर उनका बहुत ज्यादा होता है किसी चीज को करने का, इसलिए दुनिया में उनकी जरूरत एक बार से माना जाता है कोई भी डेवलप नेशन को। तो एनी फ्रैंक जो थी हॉलैंड के भी एक यहूदी परिवार की 13 वर्षीय बालिका थी। उसकी यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। इस दौरान क्या हुआ था, एन को अकल्पनीय यातनाएं, देखिए बहुत सारी ऐसी यातनाएं, मतलब बहुत सारी मुश्किलें कह सकते हैं जो आपके दिल संबंधित आपको ऐसी ऐसी घटनाएं झेलनी पड़ती है जिससे आपको बहुत बुरा लगता है। यही रहकर एन ने क्या किया, अपने अनुभवों को डायरी के रूप में, देखिए उसके जो भी कह सकते हैं फीलिंग्स थी उसे उसने डायरी में लिखना स्टार्ट किया। यह डायरी बहुत ही क्या हुई, बाद में प्रसिद्ध हुई। इस डायरी को एन का जो व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि अपितु 60 लाख यहाँ पर जो यहूदी पर ढाई जो लोगों की जीवंत कहानी है वो उसमें वहां पर मेंशन की गई थी। उसकी डायरी 60 लोग, जैसे आपको मालूम होगा आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा जर्मनी के बारे में, ठीक है, जर्मनी हिटलर के बारे में नाम सुना होगा, तो ये कहानी उठ के वहां से आई थी कि 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली आवाज है। दूसरे विश्व युद्ध का देखिए नाम आ गया। हिटलर ने यहूदियों को जिस तरह भूमिगत जीवन जीने के लिए व्यवस्था किया उसी का सजग एवं जो मार्मिक चित्रण है इस डायरी में यहाँ पर देखिए पूरा किया गया, यही इन्होंने बताया है। इस दौरान युद्ध की भयावहता से लोग कांप उठते थे। इस डायरी में इन्हीं 60 लाख लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली। इस विवरण को सारे विश्व के लोग जानना चाहते हैं। यही कारण है कि एन की जो डायरी वो बहुत फेमस हुई थी। देखिए इस कहानी में अगर आपने क्लास 9 के चैप्टर को पढ़ा होगा नाजी एंड द हिटलर, तो वहां पर ही बताया गया था कि किस प्रकार हिटलर ने बेसिकली यहूदियों को देखिए किस प्रकार जो टैंक रहते थे जिसमें बेसिकली एसिड रहते थे या पॉइजन गैस रहता था उसके थ्रू मारा गया था। तो लोगों को इस प्रकार यहूदी लोगों को वो मारा, उसी का चित्रण देखिए यहाँ पर किया गया। अगर आप अभी भी जाइएगा वर्तमान में तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर सिर्फ जूते टंगे हुए हैं, सिर्फ लोगों के जो लोग मर जाते थे बेसिकली उनके जो जूते रहते कपड़े थे वो एक जगह रखे इस प्रकार रखा गया ताकि लोग उन्हें मेमोराइज कर सके और लोग उन्हें समझ सके किस प्रकार लोगों को यहाँ पर यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल है देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि यशोधर बाबू की जो पत्नी है समय के साथ
ढल सकने में सफल होती थी, लेकिन यशोधर बाबू देखिए असफल रहते थे। ऐसा क्यों, क्या कारण है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ बताया गया कि यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो सुशील और समझदार है। वो आधुनिक समय के जो नए नए विचारों में ढलना जानती है, कि जिस तरह देखिए लगातार समाज में हमारे बदलाव होते हैं, वो लगातार उनमें अपने हिसाब को खुद को बदलाव करना जानती है। व्यवहारिक ज्ञान भी यही सिखाता है कि हमें समय के अनुसार क्या चाहिए, अपने आप को ढालना चाहिए। जैसा समय चल रहा है अपने आप को चेंजेस करना पड़ेगा, जिससे हमारे बच्चे, हमारे मित्र, हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ घुल मिल सके। पर यशोधर बाबू जो थे अपने जो परंपरागत जो सिद्धांत चलते थे कि हाँ हमारे काल में ऐसा होता था तो हम ऐसे ही चलेंगे, अब हम नहीं बदलने वाले, ठीक है। लेकिन जो उन्हें आज की पीढ़ी की नई जो सोच थी वो ढकोसला लगती थी, ठीक है। अतः वे अपने और अपने परिवार के बीच में तालमेल नहीं बैठा सकते थे और हाशिए पे चले जाते थे। यानी देखिए अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहे, जैसे को मालूम होगा हमारे मार्केट में एक स्मार्टफोन था, इसका नाम था नोकिया। बाकी अदर कंपनी देखा जाए तो उसने अपने आप को स्मार्ट किया, स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड आया, 5G फोन है, लेकिन नोकिया ने देखिए अपने को वेल डेवलप नहीं किया, चेंजेस नहीं किए समय, जिस कारण वो देखिए अब मार्केट में गिर चुका है, उसका अस्तित्व लगातार खत्म होने की कगार पर है। लेकिन आप देखिए सैमसंग ने अपने आप को चेंजेस किया तो वो मार्केट टिका हुआ भी। सेम कहानी यहाँ देखिए यशोधर बाबू और की जो पत्नी के बारे में यहाँ पर कैरेक्टर रूप में समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। अगला सवाल है देखिए यहाँ पर, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों ने पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है, इसका कारण आपको यहां पर बताना है। तो देखिए पानी के साथ ही गुड़धानी की मांग एक क्या है, तुकबंदी है बेसिकली। और विशेष अभिप्राय भी है कि मेघ जब पानी देंगे तो क्या होगा, अगर पानी मेघ से पानी गिरेंगे तो असली बात है अनाज उगेगा और गुड़ चना आदि की यहाँ पर उपज बहुत होगी और पेट पूर्ति के साधन आपको आराम से मिल सकेंगे। उसी कारण देखिए पीने, नहाने धोने एवं खेती के लिए तो पानी चाहिए, तो खाने के लिए गुड़धानी अर्थात जो हमें अनाज चाहिए वो मिल जाएगा। इस प्रकार दोनों एक साथ आपका मांग क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कि नमक कहानी में भारत एवं पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत को जो नमकीन स्वाद है वो घुला हुआ है, कैसे, ये आपको बताना है। तो देखिए सन 1947 में बंटवारा होने से अब भारत और पाकिस्तान देखिए दो अलग अलग देश हो चुके हैं। यहाँ पर साफिया, यहाँ सूफिया हो शायद मेरे हिसाब से, यहाँ भी गलत पॉइंटर है। सूफिया भारत का है तथा उसका भाई क्या है, पाकिस्तान का नागरिक है, ठीक है। सॉरी यहाँ सूफिया मेरे साथ अच्छा नाम किसी कैरेक्टर का है, ठीक है। साफिया क्या है, भारत का है और उसका भाई पाकिस्तान नागरिक है, लेकिन इसमें भाई बहन का स्नेह खत्म नहीं हो जाता। इस प्रकार सिख बीबी एवं सफिया में पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास में यहाँ पर व्यवहार जो प्रेम भाव दिखाया गया है उससे स्पष्ट होता है कि भारत पाक विभाजन होने पर भी दोनों देश की जनता में जो प्रेम मोहब्बत का नमकीन स्वाद है वो आज भी मौजूद है। नमक तो उस मोहब्बत का प्रतीक है जो कि उस कहानी में यहाँ पर घुला हुआ, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अगला सवाल देखा जाए, हाय वो अद्भुत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान जो सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया, किस प्रकार किया, हमें बताना है। तो देखिए यहाँ बताया गया, पढ़ सकते हैं कि अद्भुत शरीर सुख के लालच को त्याग कर आत्मबल से जो अपनी साधना में निरंतर या लगे हुए रहते हैं, इसलिए वे शारीरिक बल की अपेक्षा जो आत्मबल को महत्व देते हैं और वो जीवन के जो सारे संकटों को मन में दृढ़ संकल्प कैसे सामना कर लेते हैं। परंतु आज सभी लोग धन बल, माया बल जुटाने लगे हुए, इसी कारण आज मानव सभ्यता पर संकट आ रहा है। भौतिक सुख भोग के साधन उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और मानव मूल्यों का यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ये हमारे कुछ 6 प्रश्न थे जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में करा दिए। बाकी देखिए जो भी सवाल रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय